नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। किसी ने खूब कहा, ज्ञानी वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, ज्ञानी वो होता है जो काम की बातें जानता है। तो आज का युग बदल रहा है, आज नई नई चीजें आ रही हैं, दुनिया में आ रही हैं, भारत में आ रही हैं। तो उसी में एक चीज है क्रिप्टो। आपने नाम अगर सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग शेयर बाजार का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसमें हमें वो हर चीज मालूम होना चाहिए जो शेयर बाजार जैसा काम कर रहा हो या शेयर बाजार से थोड़ा सा भी मिला जुला हो। क्रिप्टो भी उसी तरह से ट्रेड होती है, जैसे शेयर बाजार में शेयर ट्रेड होता है, उसी तरह से क्रिप्टो भी ट्रेड होती है, डेरिवेटिव भी होती है और नॉर्मल क्रिप्टो भी ट्रेड होती है। तो इसका हम पूरा सीरीज चलाएंगे, क्रिप्टो का पूरा एक सीरीज चलाएंगे। हमें लगता है कम से कम 15-20 वीडियो इसमें बनेंगे। तो आज हमारा पहला दिन होगा, तो आज हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो होता क्या है। ABCD ऑफ क्रिप्टो, यानी क्रिप्टो का पूरा सरल भाषा में, देहाती भाषा में समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्रिप्टो होता क्या है, क्रिप्टो काम क्या करता है ना। तो व्हाट इज क्रिप्टो। अच्छा, क्रिप्टो समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि क्रिप्टो बेसिकली करेंसी हो गई, है ना। आप सुने, जरूर आपने सुना होगा। तो हम लोग समझ लें कि करेंसी किस टाइप की होती है। तो करेंसी जो होती है, करेंसी दो टाइप की होती है। एक होती है फिएट करेंसी, एक होती है फिएट करेंसी या लीगल टेंडर, और एक होता है डिजिटल करेंसी या वर्चुअल टेंडर। फिएट करेंसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे रुपया है, डॉलर है ना। ये सभी फिएट है, जो फिक्स है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं फिएट करेंसी या लीगल टेंडर, है ना। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि आज से लीगल टेंडर काम करेगा, नहीं करेगा, है ना, जब कोविड के समय की बात है। तो लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो आपके पास 2000 का नोट है, जो आपके पास 500 का नोट है, दैट इज द लीगल टेंडर, दैट इज द फिएट करेंसी। इंडिया का फिएट करेंसी क्या है? INR है ना। इसी तरह से यूरोप का फिएट करेंसी क्या है? यूरो है। इसी तरह से अमेरिका का फिएट करेंसी क्या है? डॉलर है। जो डिजिटल करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी का मतलब कि जिसकी भी कोई वैल्यू तो है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, फील नहीं कर सकते, लेकिन उस समय सामान मिल जाता है, यानी उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी को इंडिया से 500 रुपये भेजना है दुबई, है ना। तो दो तरीका है। एक तरीका तो क्या है कि आप इंडिया से इंडिया के बैंक में जमा करेंगे, है ना, फिर वो बैंक जो है सो जो दुबई वाला अकाउंट है उसको लिंक करेगा, फिर वहां से वो ATM से वो निकालेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जो बेसिकली लीगल नहीं है, लेकिन लोग यूज करते थे पहले, हवाला बोलते थे कि कोई ना कोई बंदा यहाँ पे है और एक बंदा उनका दुबई में भी है, आपने इनको पैसा दे दिया और उस बंदे ने फोन कर दिया वहां पे कि भाई हमें पैसा मिल गया है, आप उनको पैसा दे दीजिए, और इसके बदले जो भी उनका कमीशन होता था। तो हवाला क्या हुआ? ये आपका वर्चुअल वे हो गया। एक तरीका क्या हो गया? हमारा डिजिटल वे हो गया कि हमने पैसा तो यहाँ दिया, लेकिन पैसा मिल वहां गया, लेकिन वो किसी रूट से नहीं गया, वो हवा में चला गया। तो ये दो तरीका है। तो फिएट करेंसी क्या हुआ? फिक्स। एंड डिजिटल करेंसी क्या हुआ? जो बेसिकली वर्चुअल है। इसमें थोड़ा सा हम लोग बात देख लें कि इसमें अगर हम लोग अंदर समझने की कोशिश करें तो फिएट करेंसी क्या है? ये सेंट्रलाइज है, और डिजिटल करेंसी क्या है? डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है, यानी जो इंडिया का रुपीज है वो RBI के द्वारा कंट्रोल होता है। जो अमेरिका का डॉलर है, वहां की जो बैंक है उसके द्वारा कंट्रोल होता है। जो गवर्नमेंट का पूरा उसमें कंट्रोलिंग है, जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना, ये हमारा सेंट्रलाइज इसको बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ है कि जिसका कोई मालिक नहीं है जी, कोई गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं है, या गवर्नमेंट तो छोड़ो, किसी आदमी के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा भी कंट्रोल नहीं है, सब कुछ हवा में लेकिन एक ऐसे तरीके से है कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। तो टेक्नोलॉजी है ना, सो हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, अभी हम समझेंगे क्या होता है ब्लॉकचेन। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो तरीका होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज
मतलब कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज मतलब नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सिंगल वन, इट्स डिपेंड ऑन ए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है। एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक के चेन बने हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी हम लोग समझेंगे इसको क्या होता है। तो पहला तो अंतर हो गया फिएट करेंसी। फिएट करेंसी एक सेंट्रलाइज करेंसी है और डिजिटल करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज है। दूसरा हमारा इसमें क्या होगा, दूसरा हमारा अंतर देखें, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहे तो जो अपनी करेंसी है उसको रेगुलेट कर सकती है, कितना हमें छापना है, कितना नहीं छापना है, कब उसमें हमें इंटरेस्ट बढ़ा देना है, कब इंटरेस्ट नहीं बढ़ा देना। मान लो कि महंगाई बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी ना, है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करना, है ना। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना या घटाना, कभी आपका देखते होंगे होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता होगा, घट जाता होगा, तो ये रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब गवर्नमेंट के सब हाथ में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आप अगर बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो बैंक में एक आदमी बैठा होगा, वो आदमी किसी न किसी को रिपोर्ट करता, अपने एमडी को रिपोर्ट करता होगा, एमडी जो है सो सुप्रीम एमडी को रिपोर्ट करता होगा, फिर वो आरबीआई को रिपोर्ट करते होंगे, वो फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो कंट्रोल्ड है, यानी आपने अगर 1 रुपया बैंक में जमा किया तो कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट है ना। तो ये रेगुलेटेड है, पूरा रेगुलेटेड है। कुछ भी होगा गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है वो अनरेगुलेटेड है, हवाला अनरेगुलेटेड है ना। आप किसी तरह से आप कैसीनो है, आप कैसीनो में जो पैसा आदमी कमाता है वो अनरेगुलेटेड है, उसका कोई माई बाप नहीं है ना, वो बेसिकली सब हवा में है। तो जो डिजिटल करेंसी होगा, जो वर्चुअल करेंसी होगा, वो अनरेगुलेटेड होगा। दूसरा अंतर हो गया, पहला हमारा हो गया सेंट्रलाइज, दूसरा हमारा होगा डिसेंट्रलाइज, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। इसी तरह से स्टेबल इन शॉर्ट टर्म, वोलाटाइल इन शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रुपया है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करता शॉर्ट टर्म में। जैसे मान लीजिए कि अभी करीब 84-85 रुपए के आसपास $1 का रेट है। एक अगर आप $1 लेने जाएंगे तो आपको 85 रुपीज पे करने हैं नॉर्मल एवरेज। तो 85 से इमीडिएटली कल या 5 दिन बाद ये 86 नहीं हो जाएगा, या 85 से 84 नहीं हो जाएगा, वो 85.5 पैसे, 85.3 पैसे, ऐसे थोड़ा सा वो डिपेंड करेगा कंट्री का जो इकोनॉमी है उसके अनुसार से वो फ्लक्चुएट होता है। लेकिन नॉर्मली वो स्टेबल होता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो वर्चुअल करेंसी होगा, क्योंकि उसका कोई अता पता तो है नहीं, कोई उसका कंट्रोलर तो है नहीं, तो वो इमीडिएटली शूटअप हो जाता है। वो डिपेंड करता है कितना डिमांड आया और कितना सप्लाई है। मान लो कि वर्चुअल करेंसी के अनुसार हमारे पास 100, हमारे पास मान लो कि क्वाइन है, 100 क्वाइन है और हमारे पास डिमांड आ गया 500 लोगों का, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास 100 क्वाइन है और डिमांड ही नहीं है, डिमांड पर 50 लोगों का है, तो वैल्यू गिरी रहेगी। तो वो वोलाटाइल है, या तो ऊपर या तो नीचे। इसी तरह से जो फिएट करेंसी होती है, लीगल टेंडर होती है, वो प्रिंट बाय गवर्नमेंट, और इसका एक लिमिटेड एडिशन होता है। प्रिंट बाय गवर्नमेंट का मतलब कि रुपया जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट छाप सकती है, अपने हिसाब से छाप सकती है। ऐसा उसका पूरा सिस्टम होता है ना, उसके पूरे कैबिनेट मीटिंग वगैरह होती है, उसके बाद ही चीजें होती हैं। तो लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हुआ कि इंडिया में रुपीज को छापना चाहिए तो गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले सकती है और प्रिंट कर सकती है रुपीज को। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्चुअल करेंसी होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि बिटकॉइन है। बिटकॉइन जो है टोटल 21 लाख ही बिटकॉइन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जब बनाया गया उसको तो 21 लाख होगा। अब 21 लाख को जो है सो आप 22 लाख नहीं कर सकते, वो 21 लाख ही रहेगा। तो जैसे जैसे बिटकॉइन का जो वैल्यू डिमांड बढ़ेगा, यानी उसका 21 लाख से मान लीजिए कि उसमें से हमने 1 लाख गायब कर दिए, बाकी बच गया 20 लाख, फिर हमने 1 लाख गायब कर दिए, बाकी बच गया 19 लाख। तो जैसे जैसे उसकी शॉर्टेज होगी, जैसे जैसे उसकी जो सप्लाई है वो कम होगी, उसी तरह से डिमांड बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से, लेकिन एक लिमिटेड एडिशन होगा, यानी हम जो भी क्वाइन बनता है वो क्वाइन जो होगा एक लिमिट तक ही छपेगा। यानी स्टार्टिंग में ही जब क्वाइन बनेगा तो उस समय डिसाइड हो जाएगा कि इस क्वाइन का कितना एडिशन आना चाहिए। जैसे बिटकॉइन का 21 लाख डिसाइड स्टार्टिंग में ही हो गया कि जब एक क्वाइन बनाया गया था कि 21 लाख से ऊपर एक क्वाइन नहीं बनेगा, यानी उसी पे सारा सिस्टम बेस है। तो जो वर्चुअल करेंसी होती है वो लिमिटेड होती है, एंड जो फिएट करेंसी होती है वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है
कि गवर्नमेंट कभी भी छाप सकती है। तो ये समरी के रूप में देखा जाए तो जो फिएट करेंसी है हमारा रुपया है, एंड जो वर्चुअल करेंसी है वो हवा है। हवा में जो करेंसी है वो हवा में है, चाहे बेशक उसकी वैल्यू हो लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है, कंट्रोल्ड बाय नो वन। रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है, रेगुलेटेड बाय नो वन। शॉर्ट टर्म में स्टेबल है, शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल है। प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट है और इसका एक लिमिटेड एडिशन है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये हमारा करेंसी हो गया, फिएट करेंसी और डिजिटल करेंसी। अब हम आ चुकी बात कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिप्टो जो होगा वो किस कैटेगरी में आएगी, है ना? आप अगर पॉज लें 1 मिनट और बताएं कि किस कैटेगरी में आनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो अगर आपने सुना होगा तो क्रिप्टो आपने कहीं देखा तो नहीं होगा, केवल फोटो में ही देखा होगा ना, है ना? गूगल में जाएंगे, क्रिप्टो लिखेंगे तो बिटकॉइन का आपको लोगो नजर आ जाएगा। लेकिन कभी आपने देखा है कोई बैंक आपको कोई क्रिप्टो दे रही है या कोई दुकानदार आपको कोई क्रिप्टो दे रही है? आपने कभी टच नहीं किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जो क्रिप्टो होगी वो हमारी वर्चुअल करेंसी होगी, यानी हमारी जो क्रिप्टो होगी वो वर्चुअल करेंसी होगी या डिजिटल करेंसी होगी। तो इसका मतलब कि क्रिप्टो यानी क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है। इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अल्टीमेटली करेंसी क्या होती है ना? अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो क्या है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है, एक वर्ड था जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक्स। क्रिप्टोग्राफिक्स एक वर्ड है, क्रिप्टो प्लस ग्राफिक्स, यानी क्रिप्टो को डिजाइन करना, क्रिप्टो को डिजाइन करना। अब क्रिप्टो को क्या डिजाइन होगा? तो इसमें डिजाइन ये होना चाहिए कि एक क्रिप्टो है एंड दूसरे जगह पे उसका डिमांड है, तो उसका 2 नोड पे उसका ट्रांजैक्शन करना, सिक्योर ट्रांजैक्शन करना। तो इस क्रिप्टोग्राफिक्स के वर्ड से बना क्रिप्टो, एंड चूंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है तो इसलिए हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें तो ना आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि चूंकि क्रिप्टो को तो हम देख नहीं सकते, क्रिप्टो को हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, क्रिप्टो केवल हवा है, हवा के ऊपर है। तो लेट मान लीजिए कि हम बैठे हैं दिल्ली में, है ना, और हमारा जो दोस्त है वो बैठा है रांची में। अब हमें यहां से जो क्रिप्टो है वो अपने दोस्त के पास भेजना है, ठीक? अगर हमें रुपया भेजना होता तो हम क्या करते? हम जाते अपने बैंक में जाते, अपने दोस्त का अकाउंट नंबर लेते, उस अकाउंट में हम डिपॉजिट कर देते, और जो हमारा दोस्त होता रांची में या तो एटीएम के थ्रू या बैंक में जाके उसको विड्रॉ कर लेता, है ना, उसको विड्रॉ कर लेता। तो इस तरह से उसका पैसा निकल जाता। लेकिन अब तो हमें उसको क्रिप्टो भेजना है, क्योंकि रुपीज तो ये तो फिएट करेंसी है, ये तो एक लीगल टेंडर है, तो यहां तो हम भेज सकते हैं। लेकिन अब हमें क्रिप्टो को भेजना है, तो क्रिप्टो को हम कैसे भेजेंगे? तो क्रिप्टो को भेजने के लिए चूंकि ये ब्लॉकचेन पे काम करती है, तो एक बार हम समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली में बैठे हैं और हमारा दोस्त रांची में बैठा है, तो यहां से जो रुपया, यहां से जो सॉरी रुपया नहीं, क्रिप्टो, यहां से जो क्रिप्टो जाएगी वो डिफरेंट ब्लॉक में जाएगी, है ना, ब्लॉक में बन के जाएगी, ये डायरेक्ट नहीं जाएगी। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि यहां पे कंप्यूटर लगे हुए हैं, है ना। ये कंप्यूटर किसके लगे हुए हैं? ये कंप्यूटर लगे हुए हैं माइनर्स के लगे हुए हैं, है ना। जैसे माइनस का मतलब हुआ कि एक माइनस ने क्या किया कि बहुत सारे कंप्यूटर अपने घर में या फिर अपने फैक्ट्री में लगा के रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जैसे कोई रिक्वेस्ट आया, तो रिक्वेस्ट यहां पे आया, सबसे पहले फर्स्ट माइनर के पास आया, ये हमारा फर्स्ट माइनर है, इसके पास आया, एक यहाँ पे नया कोड जनरेट होगी कि भाई ठीक है, यहां से ये एक हमारा कोड आ गया, मान लीजिए कोड आ गया E2। इमीडिएटली क्या होगा कि ये कोड फिर नेक्स्ट माइनर के पास चली जाएगी, E2 से 3, फिर
EF4। तो ये जो कोड है, ये हमारा जो कोड है, ये बार बार चेंज होता रहेगा। ए, यानी एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, छठा ब्लॉक, सिर्फ हमारा कोड ट्रेवल हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे हमने क्रिप्टो सेंड किया, क्रिप्टो का जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके थ्रू हमने क्रिप्टो सेंड किया, तो देखा जो हमने कोड सेंड किया, तो जो हमने कोड सेंड किया वो कोड हमारा इस ब्लॉक में जाएगा, इस ब्लॉक से माइन होके, यहाँ जो माइनर है, जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक, ये बहुत ही फास्ट होता है, इसका मतलब बहुत सारा ब्लॉक, इसका मतलब 1 मिनट लगेगा, ये माइनर ऑफ सेकंड्स में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। तो यहाँ से कोड जाएगा, ये कोड एक कंप्यूटर से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, सातवें से, और लास्ट में यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो हमारा जो कोड है ये बीच में बहुत जगह चेंज हुआ है, और फाइनल कोड जो है जहां पहुंचना था वो इसमें से कोडिंग होती है कि वो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, और हमारे दोस्त को मालूम चल जाएगा कि दिल्ली से हमारे दोस्त ए ने हमें क्रिप्टो भेजा हुआ है, एंड उसको फिर विड्रॉ करना चाहे, जो भी करना चाहे, तो अल्टीमेटली उसके जो वैलेट है, उसके पास जो भी सिस्टम है, इसमें वैलेट होता है, वैलेट में रखा जाता है, उसके वैलेट में या उसके प्लेटफॉर्म में वो क्रिप्टो नजर आने लगेगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो आपको देखिए बहुत सारी चीजें समझ में आई। एक तो है कि चूंकि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी एक ब्लॉक दो चेन से बन गया, चेन है ना, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, ये आपस में चेन से बने हुए हैं, सारे सब चेन से आपस में बंधे हुए हैं सारे ब्लॉक्स, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन। यानी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक का जो चेन है उसको ऑपरेट करने का टेक्नोलॉजी, उसमें कोड, एक कोड यहाँ जनरेट हो रहा है, दूसरा कोड यहाँ जनरेट हो रहा है, तो उनको ऑपरेट करने का जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा, पहला। एंड दूसरा कि इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है इसको हैंडल कौन कर रहा है, इसको बोलते हैं माइन करना, इसको माइन करना बोलते हैं। इसको जो माइनर होते हैं, माइनर जैसे जैसे फेयर करेंसी में क्या होगा कि अगर हमें एक पैसा को दूसरे जगह भेजना है तो उसमें बैंक इन्वॉल्व होंगे, प्लस उनका जो पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होगा वो होगा, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम तो इन्वॉल्व हो रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि जो माइनर्स होते हैं ये हम और आप जैसे प्राइवेट लोग होते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो अपने घर में एक कंप्यूटर लगा करके उसमें बाकायदा बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगा तो आपके कंप्यूटर में वो कोड आएगा, फिर ऑटोमेटिक कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम बना हुआ, सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि वो वहां से आगे नेक्स्ट कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा इसका कोड इस समय मान लीजिए कि EA1, इसका EA2 कोड था यहाँ पे, और यहाँ पहुंच EA3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, यहाँ पहुंचते पहुंचते EA10 हो गया, तो इसका मतलब कि इस वाले ब्लॉक को भी नहीं मालूम, इस वाले ब्लॉक को, सेकंड वाले ब्लॉक को नहीं मालूम कि पहले क्या कोड था, इसको नहीं मालूम कि पहले क्या कोड था, इसको नहीं मालूम कि पहले क्या कोड था। यानी अगर कोई धांधली करना भी चाहे किसी भी ब्लॉक के अंदर तो धांधली नहीं हो सकती। यानी क्या हुआ कि ये जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ही सेफ हो गई। बैंक में तो हो सकता है ना कि आपको मालूम है एक बैंक से दूसरे बैंक में जो आपका डाटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, किसी न किसी के नजर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको नहीं मालूम, जो दूसरा माइनर है उसी को नहीं मालूम, तीसरा माइनर है उसी को नहीं मालूम। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसको जो काम इसमें जो करते हैं उसको बोलते हैं माइनर्स। माइनर्स में कुछ नहीं होता, एक कंप्यूटर लगा दीजिए, है ना, अच्छा सा एक कंप्यूटर लगा दिए, 7th जनरेशन का 8th जनरेशन का कंप्यूटर लगा दीजिए, उसके अंदर अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड लगा दीजिए, सॉफ्टवेयर मिलती है, इनके साइट पे जाके आप ले सकते हैं। उसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे कैसे माइनर बना जाता है ना, एक अलग से माइनर का वीडियो बनाएंगे, तो आप बाकायदा माइनिंग कर सकते हैं। अब माइनिंग आदमी करेगा क्यों, तो जो भी कंपनी होगी वो कंपनी बिटकॉइन का एक छोटा सा पार्ट माइनर को एज ए रिवार्ड देती है, जितना वो माइन करता है उतना उसको रिवार्ड ऑटोमेटिकली मिलता रहता है, तो काम करने से उसके पास बिटकॉइन आती रहती है, तो इसका रिवार्ड हो गया। तो इसने काम भी किया, इस पैसे में से कोई भी इनका कमीशन नहीं होता, ये सिर्फ जो कंपनी होती है वो इनको पे करती है। पे क्या करती है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि बिटकॉइन का एक फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन इनको मिल जाएगी। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर माइनिंग करके जो पूरा सिस्टम होता है इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। इसको आशा को समझ में आई होगी। यानी क्रिप्टो करेंसी क्या हो गया कि
क्रिप्टोग्राफिक्स के द्वारा डिराइव किया हुआ वर्ड है, जो कि सिक्योर ट्रांजैक्शन कर रहा है, सिक्योर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू नोड्स, यानी नोड ए, यानी दिल्ली में हम यहां बैठे थे नोड ए, एंड दूसरा जो हमारा दोस्त बैठा था नोड जो रांची में बैठा था। तो दो नोड के बीच में जो सिक्योर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो। यानी क्रिप्टो जो होता है वो सिक्योर ट्रांजैक्शन का नाम है। क्रिप्टो का मतलब क्या हुआ कि दो नोड के बीच में सिक्योर ट्रांजैक्शन होना, यानी बहुत ही बिना कोई बाधा रही ट्रांजैक्शन होना। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? इसमें एक तो इन्वॉल्व होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो को हमने समझाया। एक इन्वॉल्व होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, कोड जनरेट करने सिस्टम बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक होंगे, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ऐसे। एंड जो दूसरा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर होगा माइनर्स। जो माइनर्स कौन होते हैं? माइनर्स आम आदमी होते हैं, हम और आप जैसे होते हैं। जैसे अगर हम माइनर बनना चाहें तो हम अब क्या करेंगे कि एक रूम के अंदर एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर जितना भी हमें लगाना चाहें लगा करके हम इस पर रजिस्टर हो जाएंगे और फिर डाटा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमें कंप्यूटर में कुछ नहीं करना, कंप्यूटर जो है सो ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करता रहेगा, है ना। लेकिन ये आसान भी नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर आप कोई माइनर का देखेंगे, कोई भी अगर आप माइनर के बारे में सर्च कीजिए तो जो रूम होता है उसमें इतनी हीट निकलती है कि खड़ा होना मुश्किल होता है ना। तो माइनर में नॉर्मली क्या होता है, रूम ठंडा होना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कि ये इसका फायदा क्या है कि हमें बिटकॉइन चाहिए, तो हम बिटकॉइन तो ट्रेड करके कमा लेंगे ना, हमें माइनर बनने की क्या जरूरत है। तो लेकिन हाँ, जिनको ट्रेड नहीं करना, सिर्फ हार्डवेयर पे काम करना है, वो माइनर बन सकते हैं। इसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आशा को समझ में आएगी क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो दो नोड के बीच सिक्योर ट्रांजैक्शन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करती है, और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते समय माइनर का हेल्प लिया जाता है, और इस माइनर को एज ए रिवार्ड फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलर कॉइन, जो भी मान लीजिए इथेरियम के लिए कर रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ इथेरियम, फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन उनको दिया जाता है। तो एक कंप्लीट क्रिप्टो हुआ। क्रिप्टो का जो जन्म हुआ वो क्रिप्टोग्राफिक्स वर्ड से हुआ। हम लोग कभी और एक वीडियो बनाएंगे बिटकॉइन का जन्म कैसे हुआ, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। तो क्रिप्टो का जो जन्म हुआ वो क्रिप्टोग्राफिक्स सिस्टम इस वर्ड से जन्म हुआ, और इसका मतलब होता है सिक्योर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू नोड्स बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ माइनर्स। आशा आपको पूरे समझ में आया होगा। तो एक कंप्लीट क्रिप्टो का सिस्टम है कि किस तरह से क्रिप्टो काम करती है और क्रिप्टो का जन्म कैसे हुआ। अब आप ये बोलेंगे कि सर मान लीजिए कि भाई क्रिप्टो का जब कोई माई बाप नहीं है, क्रिप्टो हवा में है, क्रिप्टो का कोई पता नहीं कि उसका मालिक कौन है, तो आखिर क्रिप्टो हवा में है तो हम भी तो क्रिप्टो बना सकते हैं, है ना। लेट मान लीजिए कि बिटकॉइन का कोई माई बाप नहीं है, पूरा वो ब्लॉकचेन पे काम कर रही है ना। दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जहाँ पे माइनिंग हो रही है और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो उसका माई बाप बेसिकली सॉफ्टवेयर हो गया। माई बाप कौन हो गया? उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया। तो क्या एज ए इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम गणेश है, तो एज ए इंडिविजुअल क्या गणेश कॉइन भी बन सकता है क्या? है ना। तो बड़ा सिस्टम है, बिल्कुल बन सकता है। और देखिए इसमें दो चीज अभी हम आगे समझेंगे कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन। एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन। पर समझ लेते हैं कॉइन क्या होता है एंड टोकन क्या होता है। कॉइन का मतलब होता है कि जिसका अपना खुद का टेक्नोलॉजी हो। जैसे ये हमारा बीटीसी यानी बिटकॉइन का अपना टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना। एंड टोकन क्या होता है कि टोकन किसी के भी, चाहे बिटकॉइन का हो या इथेरियम का हो टेक्नोलॉजी, किसी के भी टेक्नोलॉजी पे आधारित एक टोकन है ना। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हल्दीराम भुजिया वाला एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है जो बेसिकली जो
रेस्टोरेंट्स हैं उस पर डील करती है। ठीक है, अब हमें मान लीजिए कि कोई स्पेशल हमें रसगुल्ला चाहिए, है ना, और हम बैठे हुए हैं दिल्ली में, अपने घर में बैठे हैं, दिल्ली में हम बैठे हैं, मान लीजिए कि हम बैठे हैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में बैठे हैं, और कनॉट प्लेस में हल्दीराम का कोई शॉप नहीं है, तो लेकिन हमारे पास मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसमें हल्दीराम का ऐप है, उनका ऐप है। हम क्या करेंगे कि इमीडिएटली मोबाइल निकालेंगे और वहां पर क्लिक करेंगे कि आई नीड टू रसगुल्ला, उसका पेमेंट करेंगे और हमें इमीडिएटली जो भी टाइम उनका होगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी, हमारे पास बॉक्स में वो हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब कि हल्दीराम ने क्या किया कि अपना एक टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है, अपना एक उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है कि जिसके तुरंत उनके क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं पे उनका कारखाना होगा जहां पर रसगुल्ला बन रहा होगा, कोई पिकर होगा जो पिक करेगा, कोई डिलीवरी वाला करने वाला बंदा होगा, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, राइट। तो वो अगर देखा जाए तो उसको हम बोल देंगे क्रिप्टो के भाषा में कि वो हल्दीराम क्वाइन हो गया, हल्दीराम क्वाइन हो गया, यानी आपने मोबाइल पे क्लिक किया, मोबाइल पे आपने प्लेस किया ऑर्डर और इमीडिएटली आपके पास चीजें आ गई। तो देखा जाए तो हल्दीराम का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उनका अपना ब्लॉकचेन बना हुआ है, तो उनको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने सिस्टम को यूज करके आपको सर्विस दे रहे हैं। उसके लिए उन्होंने सारा चीज बनाया हुआ है ना, जो पिकर है, जो डिलीवरी करने वाला है, जो बनाने वाला है, जो फाइनेंस वाला है ना, प्लस साथ में सारे चीज को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट होगा, सॉफ्टवेयर होगा, है ना। तो ये सारा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है जिसको माल बोल सकते हैं हम हल्दीराम टेक्नोलॉजी। तो हल्दीराम क्वाइन क्या कर रहा है कि हल्दीराम टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको जो है सो सर्विस दे रहा है। तो एक हो गया क्वाइन जिसको हम बोलते हैं हल्दीराम क्वाइन। इसी तरह से हम अब बोलेंगे जो बीटीसी है यानी बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का क्या है, बिटकॉइन का क्या है, एक इनका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो इनका अपना टेक्नोलॉजी है, इनको किसी पर आधारित होने की जरूरत नहीं है। तो इनका टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन जितना सुदृढ़ रहेगा, उसमें जितनी खामियां नहीं आएंगी, तो वो जो खामियां अगर नहीं आती हैं तो वो बिटकॉइन उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग ट्रांजेक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि टोकन क्या होता है, टोकन क्या होता है ना। अब जैसे हम टोकन में क्या करते हैं कि जैसे हल्दीराम का एक शॉप है, कोई फ्रेंचाइजी है, मेन मालिक नहीं, कंपनी में नहीं, एक फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी एक दुकान खोल के बैठा है ना। आप वहां पे जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमें रसगुल्ला दो, हमें रसगुल्ला दो, और रसगुल्ले का प्राइस मान लीजिए कि 10 रुपीज का प्राइस है। तो वो क्या बोलेगा, जो गल्ला पे बैठने वाला बंदा क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई साहब एक काम करो कि आप एक टोकन खरीद ले लो, बगल वाले काउंटर पर जाइए, एक टोकन ले लीजिए, है ना। हम बोलते हैं ये मान लीजिए हम बगल में गए, हम उसने ग्रीन टोकन हमें दे दिया उसने, है ना। इसी तरह से हमें चाहिए, मान लो कि हमें समोसा चाहिए, फिर बोलता है कि आप टोकन ले लीजिए, उसने हमें क्या किया कि ग्रीन यहाँ दिया, तो इसने हमें रेड टोकन दे दिया। तो एक टोकन है ना, एक टोकन है, एक टोकन है। अब इस टोकन को ले जाके जहां पे डिलीवरी काउंटर है वहां पे हम इस टोकन को देते हैं, एंड उसके बदले हमें या तो रसगुल्ला मिल जाता है या हमें समोसा मिल जाता है। इसका मतलब कि इस टोकन का कोई ना कोई वैल्यू है ना, इस टोकन का कोई ना कोई वैल्यू है, यानी ये जो टोकन है वो वैल्यू है, और किसके सिस्टम पे काम कर रही है, ये जो पूरा सिस्टम बनाया किसने है, इसका जो मेन ऑनर है, जो हल्दीराम का मेन ऑनर है, इसने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो यानी ये जो पूरा काम हो रहा है ये इनके टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, इनके टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये टोकन तो है लेकिन इनकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो एक क्वाइन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्वाइन बोलेंगे, जो उनका अपना सिस्टम उसको क्वाइन बोलेंगे, हल्दीराम क्वाइन हो गया। लेकिन ये जो है रसगुल्ला हुआ, बाकी हुआ, तो एक पार्टिकुलर फ्रेंचाइजी का अपना क्वाइन है। हो सकता है कि एक फ्रेंचाइजी के पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे, दूसरे फ्रेंचाइजी के पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे, तो लेकिन उस क्वाइन का वैल्यू है। तो इस तरह से हम क्वाइन और टोकन के बारे में डिफरेंस करते हैं। अब हमने बताया कि अब हमें अपना
अब देखिए क्वाइन बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा उसमें जी का जंजाल है, क्योंकि पूरा हमें टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, बहुत चीज़ें बनानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इमीडिएटली हम सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, टोकन बना सकते हैं। टोकन कैसे बना सकते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे एंड उस पर हम अपना टोकन बना देंगे। जैसे हम एक अपना टोकन बनाते हैं, जैसे मान के चलते हैं जैसे अपना में टोकन बनाते हैं, मान के चलते हैं कि हमारा क्या है, हमारा मान लीजिए एक प्रिंट का बिजनेस है, हमारा प्रिंटिंग का बिजनेस है ना, और हमारा बिजनेस में बहुत सारे स्टाफ हमें काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने इस प्रिंटिंग वाले बिजनेस में लेट मान लीजिए कि प्रिंटिंग वाले बिजनेस में जो हमारा वैल्यू है वो 100 रुपए का वैल्यू है। इस 100 रुपए में से मान लीजिए कि 50 रुपए हम अपने पास रखेंगे और 50 रुपए का हम टोकन बना देते हैं, है ना। और इस टोकन का वैल्यू हम रखते हैं 10 रुपया इसका, 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 10 रुपया इसका। और मान लीजिए कि हमारा गणेश प्रिंटिंग हमारा दुकान है, तो हमने नाम दिया गणेश टोकन। ठीक है, गणेश टोकन। तो यहां पे जो एक बंदा है, इसने हमें 10 रुपए में एक टोकन खरीद लिया, 10 रुपए में दूसरा टोकन खरीद लिया इसने, ऐसे। कुछ समय के बाद हमारी कंपनी बड़ी हो जाती है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो टोकन है इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 100 रुपए। इसका मतलब इस बंदे ने जो 10 रुपए में खरीदा था वो फिर उसको 100 रुपीज में सेल करेगा, है ना। तो हम तो एक छोटे से व्यापारी थे, हम तो एक गणेश प्रिंटिंग नाम का हमारा एक अपना बिजनेस था, लेकिन हमने क्या किया कि हमने इसका बकायदा पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर उसका होता है, वेबसाइट पे जाकर बना सकते हैं। इस पर हम पूरा वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप अपना टोकन बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं तो आपका टोकन खरीदेगा कौन, है ना। तो अगर आपकी वैल्यू है, जैसे मार्केट में रिलायंस अगर अपना टोकन बनाना चाहता है तो रिलायंस बना सकता है, क्योंकि उनकी अपनी वैल्यू है ना। तो उन्होंने अपना टोकन बना दिया और उस टोकन का नाम दे दिया गणेश टोकन, और उस टोकन को फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। पार्टिकुलर जो भी ऐप होगा जहां पे क्रिप्टो का ट्रेडिंग होती है, वहां पे अगर हम बकायदा ट्रेड कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, इस कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, ये जो होगा टोकन का वैल्यू बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे इस कंपनी का वैल्यू गिरेगा, ये जो टोकन है उसकी वैल्यू गिरते रहेगी। तो इसका मतलब कि ये डिपेंड क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड हो रहा है। कैसे डिपेंड हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 100 थे, 100 टोकन हमारे पास थे। 100 में से 50 टोकन तो हमने अपने पास रखा हुआ था, 50 हमने पब्लिक में दिया हुआ था, ठीक है। इसमें 5 लोगों ने खरीदा था। अब क्या होगा कि 5 लोगों में से जब इसकी वैल्यू बढ़ गई, जब 10 से इसकी वैल्यू 100 हो गई, तो क्या करेगा कि ये बंदा अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना, क्योंकि इसको तो 90 रुपए का फायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट बुक करेगा। और इसको क्या किया कि इसको मालिक ने भी खुद ही खरीद लिया। तो मालिक के पास क्या हो गया, 10 के पास और टोकन आ गए, है ना। सेकंड वाला भी मालिक ने खुद ही खरीद लिया, 10 इसके पास आ गए। अब मालिक के पास 70 टोकन है और पब्लिक में 30 टोकन है। इसका मतलब कि अगर पब्लिक को डिमांड होगी तो ये जैसा चाहे वैसा कर सकता है ना, क्योंकि ज्यादा टोकन का मालिक कौन है, जो ऑनर है, उसके पास ज्यादा टोकन है। तो वो क्या करेगा, उसको शॉर्टेज कर सकता है, काला बाजारी इसको बोलते हैं हम लोग। जैसे कि कभी कभी प्याज का वैल्यू जो है सो बढ़ जाता है मार्केट में। क्यों बढ़ जाता है कि जो लोग क्या करते हैं, उसको जमा कर लेते हैं अपने पास, जमा करने के बाद उसको तब निकालते हैं जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब 20 रुपए का प्याज 100 रुपए हो जाता है, तब उसको अपने गोदाम से निकाल के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हमें टोकन की वैल्यू बढ़ानी है, तो जब हमारा डिमांड हाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब लेट मान लीजिए कि इसके पास 10 था और 10 रुपए का टोकन था और इसकी वैल्यू घट के हो गई 5 रुपए, तो कोई खरीदेगा? क्योंकि मार्केट में फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो बेचेगा ही नहीं, सबके पास अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है। तो जब डिमांड नहीं है तो सिंपल सी बात है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इस टाइप से टोकन का जो वैल्यू है ऊपर नीचे होता है। कोई एक टोकन मार्केट में आता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे डोज कॉइन है। अब डोज कॉइन आपने नाम जरूर सुना होगा। डोज कॉइन जो है सो एक कुत्ते का कॉइन है। अगर फोटो देखेंगे तो उसमें कुत्ता बना हुआ है, डॉग बना हुआ है, उस टाइप पूरा कॉइन है ना। तो उसका सिस्टम अलग है, बताएं, उसकी कहीं हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन लेट मान लिया कि डोज कॉइन के अंदर
किसी बड़े इन्वेस्टर ने, जैसे मान लीजिए कि इलन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि हम जो है सो अपने कंपनी में इस डोज कॉइन को इतना डोज कॉइन खरीदना चाहते हैं, है ना। तो इसका मतलब लोगों में तो अफरा तफरी मच जाएगी ना कि भाई इलन मस्क जैसा इतना बड़ा आदमी डोज कॉइन को क्यों खरीदना चाहता है, कुछ ना कुछ तो बात होगा। तो बाकी जो होगा लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या है, डोज कॉइन की हवा है। डोज कॉइन क्या हुआ कि किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को एक टोकन का नाम दे दिया गया और उस टोकन को अब वैल्यू को बढ़ाई जा रही है। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। जब बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि उसको लगता है कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा कि हमें उसमें अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फिर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपना पैसा वो इसमें लगाने लगते हैं, तो उस कॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मान लें कि आज जो कॉइन 100 रुपये मिल रहा था, तो जब ज्यादा लोग उसमें जाएंगे, है ना, तो सिंपल सी बात है कि उसकी वैल्यू 100 से बढ़ के 500 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो देखा जाए कि हमने हवा बेचा, है ना, हमने क्या बेचा, एक हवा बेचा, एक कॉन्सेप्ट के रूप में हवा को बेच दिया। ना तो कोई सोना था, ना कोई चांदी था, मतलब कोई एसेट नहीं थी। हमने क्वाइन बना दिया, एक अपने हमने ड्राइंग रूम में बैठे 10 लोग मिले और एक हमने क्वाइन का रूप दे दिया, उसका के नाम दे दिया और उसको हम लोग वैल्यू को कैसे बढ़ाना है उसके लिए हम इन्फ्लुएंसर से इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। उसके ऊपर हम खुद ही अपने 4 दोस्त मिलकर ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो बकायदा मार्केट में वो बकायदा वोलाटाइल हो जाएगा। यानी आज जो होगा कि अगर आज मान लीजिए 100 का रेट है तो 1000 में मिलेगा, लेकिन लेट मान लीजिए कि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। जैसे मान लो ये गणेश प्रिंटिंग है और गणेश प्रिंटिंग कोई जानता ही नहीं है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना, तो वो जो कि डंप हो जाएगी। तो इसीलिए जो बड़े बड़े क्वाइंस होते हैं या बड़े बड़े जो टोकन्स होते हैं उस पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें बच के काम करना चाहिए। देखा जाए तो एक तरह से कैसीनो है ना, ऐसा वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन देखा है तो वास्तव में यही है कि क्योंकि इसका कोई ना आता है ना पता है कि इसका कौन चलाने वाला है और कौन इसको मैनेज करने वाला है। रुपया के केस में, डॉलर के केस में तो गवर्नमेंट है। कल के डेट में आप जैसे कहा ना 2000 का आप नोट अगर देखते होंगे तो 2000 के नोट में बकायदा लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और नीचे साइन होता है आरबीआई गवर्नर का। यानी वो 2000 का जो नोट है वो 2000 का एसेट है, 2000 की वैल्यू है। तो कल के डेट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो आरबीआई गवर्नर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया है। जो क्वाइंस है उसका कोई वादा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सिर्फ अगर डिमांड बढ़ गई तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर डिमांड कम हो गई तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो इस तरह से पूरा ये सिस्टम काम करता है, क्रिप्टो पूरा इस तरह से काम करता है। अगर कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर उसके पीछे है, कोई अच्छा क्वाइन है उसके पीछे अच्छा इन्फ्लुएंसर है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। या कोई पुराना क्वाइन है, उसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, जैसे बिटकॉइन है, बहुत ही पुराना है, 2008-9 से चल रही है ना, तो मार्केट में उसका रेपुटेशन अच्छा है। जब रेपुटेशन अच्छा है तो लोग उसमें बाकायदा ट्रेडिंग करना लोगों ने शुरू कर दिया। वैल्यू इस तरह से जैसे जैसे आगे वो पुराना होता जाएगा और जैसे जैसे वो ज़्यादा प्रेशियस होता जाएगा उसकी और ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। तो आज देखेंगे तो बिटकॉइन जो है सो करीब 45-50 लाख के आसपास एक क्वाइन मिल रही है। तो इस तरह से अगर हम अपना क्रिप्टो बनाना चाहें तो हम भी बना सकते हैं। इसमें अगर हम एक वीडियो बनाएंगे कि हम अपना क्रिप्टो कैसे बना सकते हैं, पूरा सिस्टम है, कंप्यूटर में बाकायदा सॉफ्टवेयर में जाके इसको बना सकते हैं हम लोग एंड उसको लॉन्च करते हैं। लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि उसकी डिमांड क्या होती है। हम और आप क्रिप्टो बनाएंगे तो कोई इसको पूछेगा नहीं, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन कोई क्रिप्टो बनाता है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि ही इज द इन्फ्लुएंसर, उनके पास फॉलोअर्स हैं, उनके पास लोग हैं। लेकिन कोई अगर आम जनता कोई बनाती है क्रिप्टो तो उसका कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसको लोग कोई डिमांड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम क्रिप्टो को अपना बना सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, अभी हमने समझ लिया कि करेंसी क्या होती है। करेंसी का हमने ये समझा कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो में कैसे काम होता है, ब्लॉकचेन कैसे काम होता है, माइनर क्या होता है। फिर हमने समझा कि हम अपना क्या कोई करेंसी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अच्छा, कुछ क्रिप्टो हैं, करीब टोटल जो है सो करीब 13,000 क्रिप्टोज हैं, हाँ, जो क्वाइंस हैं या टोकन्स हैं मिला के 13,000 से ऊपर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर सबको देखा जाए तो कुछ 10 क्रिप्टो हैं जो बहुत ही फेमस हैं एंड उसको देखा जाए तो ये हमने लिखा हुआ है। जैसे बिटकॉइन टॉप मोस्ट है, इसने ईयर ऑन ईयर 124% का रिटर्न दिया हुआ है ना। इथेरियम
60% का रिटर्न ईयर, मतलब कि अगर किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 1 साल के बाद, ऐसा नहीं कि 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता और अभी 60% हुआ होगा, है ना, तो कभी डाउन भी गया हो कभी अप भी गया, लेकिन हमने एवरेज निकाला हुआ है। हमने नहीं निकाला है, बकायदा फोर्ब्स का रिपोर्ट है, फोर्ब्स के रिपोर्ट में आया हुआ है ना। तो इथेरियम है, थेटर है, बाइनेंस क्वाइन है, सोलाना है, यहाँ पर हमने देखिए 0% है। 0% का मतलब क्या होता है कि ये यूएसडीटी के रूप में ट्रेड करने में हेल्प होती है। ये कोई कॉइन ऐसा नहीं है कि जिसको कि हम बाकायदा खरीद और बिक्री कर रहे हैं, ये हेल्प कर रही है इन सभी कॉइन्स को खरीद बिक्री करने में, कि कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में बैन है अभी, है ना। जैसे कि इंडिया में भी अभी उतनी तरह से पूरा ओपन नहीं है क्रिप्टो, काम कर सकते हैं इंडिया में काम हो सकता है, गवर्नमेंट उस पर वगैरह टैक्स भी लेती है, लेकिन अब पूरा रेगुलेशन बना नहीं है, तो रेगुलेशन बन रही है, तो बाकायदा इसमें जो काम होता है इस क्वाइन के थ्रू, यूएसडीटी के थ्रू काम होती है, तो इसलिए इसका 0% है। इसका कोई अपना ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं है, इसके थ्रू हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इसके थ्रू हम इथेरियम खरीद सकते हैं, बाइनेंस है, सोलाना है, इसको ना एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। यूएस डॉलर क्वाइन है, XRP है, डोज क्वाइन है। डोज क्वाइन जिसमें बताया था ना, ये जो कुत्ते वाला जो क्वाइन है, इसमें इलन मस्क का बाकायदा बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है ना, इसमें उनका इन्वेस्टमेंट भी है। ट्रॉन है एंड टॉन क्वाइन है। तो टोटल 10 क्वाइन है जो बहुत ही मेजर क्रिप्टोज हैं। टोटल 13,000 में से जो मेजर क्रिप्टो हैं, जो टॉप 10 क्रिप्टो हैं, यही 10 क्वाइन है। इसमें कोई आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन तो मोटा मोटी देखा जाए तो सबका कहीं 50% से ऊपर लगभग सबका रिटर्न है। केवल इसको अगर छोड़ दें तो लगभग सबका रिटर्न 50% से ऊपर ही है। क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। तो इस पैसा इसमें कोई हमारा बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने एक बताया है कि वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट कॉइन है, जो 4 नंबर हमने बताया है कि जो 10 टॉप कॉइन है वो कौन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। इस वक्त हम वीडियो बनाएंगे कि बिटकॉइन में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या प्लेटफॉर्म होता है, क्या इंडिया में लीगल है या नहीं है, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट बजट में ये बताया गया था कि भाई इस पर हम 30% का टैक्स लेंगे। आप प्रॉफिट में रहो या लॉस में रहो, अगर आपने ट्रेड किया है तो 30% का इसमें आपको टैक्स मिलेगा, मतलब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो क्या उस टैक्स को हम सेविंग भी कर सकते हैं, क्या कुछ कोई तरीका भी क्या है ना। तो इसके बारे में पूरा एक चैप्टर बनाएंगे कि कैसे काम करते हैं, बिटकॉइन में कैसे कमा सकते हैं, क्या ये सेफ है या नहीं है, क्या ये लीगल है या नहीं है ना, कैसे टैक्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा एक सीरीज बनाएंगे वीडियो का। अगर आपने कमेंट में हमें इसका रिस्पॉन्स दिया कि हमें इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो बाकायदा बिल्कुल बनाएंगे। तो टोटल 10 मेजर हमारे क्रिप्टो करेंसी हैं वर्ल्ड के। इसके बाद जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है, एक तो होती है टोकन, एक होती है क्वाइन, एक होती है टोकन, है ना। तो इसका पूरा हमने समझ लिया। जो क्वाइन होता है, क्वाइन जो होता है, क्वाइन जो होता है, इनका अपना खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है। ये अपने इनका एसेट होता है, अपना इनका मतलब खुद का अपने घर में रहते हैं देखा जाए तो, है ना। जैसे कि हल्दीराम भुजिया वाले का अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अपना उनका टेक्नोलॉजी है, उनके अपने लोग हर जगह पे फिट हैं, है ना। डिलीवरी करने वाला, बनाने वाला, हलवाई, अकाउंटिंग, सब फिट हैं। आपको केवल ऑर्डर देना और काम डिफरेंटली आपका हो जाएगा। इसी तरह से बिटकॉइन में क्या हो रहा है कि एक जगह से आपको क्रिप्टो दूसरी जगह जाने के लिए पूरा टेक्नोलॉजी फिट है, माइनर्स फिट हैं, टेक्नोलॉजी पूरा सिस्टम फिट है ना। तो इनका अपना पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्वाइन। जितने भी होते हैं नॉर्मली इथेरियम है ना, इथेरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना है, कार्डोना है। अब क्या होता है इस पर हम वीडियो बनाएंगे भविष्य में कि सब मेजर क्वाइंस हैं, इनके अपने इसको हम लोग क्वाइंस बोलते हैं। लेकिन इनके बिहाफ पे यानी इसके प्लेटफॉर्म को यूज करके जो लोग क्वाइन बनाए, जैसे कि हल्दीराम भुजिया वाले का जो फ्रेंचाइजी होगा, फ्रेंचाइजी क्या हुआ? टोकन हो गया। मालिक क्या हो गया? क्वाइन हो गया। और जो फ्रेंचाइजी यानी उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना बिजनेस जो कर रहा है, तो यानी हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके जो टोकन बनाएंगे उसको बोलेंगे हम टोकन। तो नॉर्मली इथेरियम प्लेटफॉर्म का इसमें जब बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। टोकन को ऐसा समझते हैं जैसे कि ये सब ना, जैसे सब है, सब टोकन है, NFT है, यूटिलिटी है, गवर्नमेंट टोकन है, सिक्योरिटी टोकन है, इसको हम ऐसे समझते हैं, है ना। जैसे NFT है ना। तो NFT को ऐसा समझते हैं, NFT क्या है? एक एसेट है। टोकन क्या हो गया? एसेट हो गया। जैसे हमने क्या बोला था कि रसगुल्ला के लिए उसने हमें लाल रंग का टोकन दिया, ग्रीन रंग का टोकन दिया था। तो ग्रीन रंग का टोकन जहां भी हम काउंटर पे देंगे तो हमें एक रसगुल्ला मिलेगा,
है ना। तो क्योंकि क्या है, कुछ रसगुल्ले का जो वैल्यू है, एसेट का वैल्यू है, वो एक टोकन है। तो इसी तरह से एनईएफटी है। अब एनईएफटी क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कोई हमारे पास कार है, कैसे लिखा इसलिए कहते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है। अब अमिताभ बच्चन है, उनकी जो आवाज है, उनकी जो वॉइस है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अपने आप का वॉइस है, यानी उसको कोई और वॉइस उस तरह से निकाल नहीं सकता जैसे वो बोलते हैं जो भारी है या लता मंगेशकर है, उनकी एक अपनी आवाज है। तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया कि अपने वॉइस का एक टोकन बना दिया, है ना, अपने वॉइस को रजिस्टर्ड कर दिया और उसको टोकन बना दिया। तो उसको बोलते हैं नॉन फंजाइल टोकन, यानी वो अब क्या हुआ, वॉइस क्या हुआ, एक टोकन के रूप में प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो गई। अब कोई भी आदमी उसको ट्रेड कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ वॉइस को खरीद लेंगे सुनने के लिए, क्योंकि हम उनके फॉलोअर हैं, हम उनके हार्ड फॉलोअर हैं। तो लेट मान लीजिए कि हमने खरीद लिया 1000 रुपये में। अब हमसे भी कोई बड़ा फॉलोअर होगा और हमें वो लालच देता है वहाँ पे आके कि भाई ये जो वॉइस है वो हमें दे दो, क्योंकि हमने बताया ना कि टोकन तो लिमिटेड होती है, जो जो टोकन बनेगी वो लिमिटेड टोकन बनेगी। मान लीजिए कि टोटल टोकन बनी है 100 टोकन बनी है और 100 लोगों ने खरीद कर रखा हुआ है, और कोई 101वां आदमी आता है, वो बोलता है कि भैया आपने तो 1000 में खरीदा था, आपको हम 10,000 देते हैं, आप हमें वो वॉइस दे दो। तो क्या होगा कि उस टोकन की वैल्यू बढ़ गई ना, तो वो एज ए एनएफटी काम हो रहा है ना। यूटिलिटी टोकन, यूटिलिटी टोकन का मतलब जिसे हमने बताया आपको अभी समोसे रसगुल्ला वाला, कि ऐसा टोकन जो यूटिलिटी में काम आता है, कोई खास चीज में काम होता है। जैसे कि एक हमने सामान को खरीदा तो सामान के बदले हमने टोकन दे दिया, है ना। गवर्नमेंट टोकन, गवर्नमेंट टोकन का मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि लेट मान लें कि गवर्नमेंट कोई इंफ्रा बना रही है ना, इंफ्रा बना रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड लेके आती है ना, बॉन्ड लाती है, इंफ्रा बॉन्ड लाती है या कोई डिवेंचर लेके आती है। तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट के थ्रू या बैंक के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो। अगर कोई गवर्नमेंट जो है टोकन लेके आती है कि भाई हम ये पुल बना रहे हैं या हम रोड बना रहे हैं, है ना, लेट माइल दिल्ली से हम आगरा का एक रोड बना रहे हैं और उसमें हम टोकन लेके आ रहे हैं, जो जो इस टाइप का टोकन का मालिक होगा वो उसमें अपना राय दे सकता है या उस पार्टिकुलर जगह से जो भी इनकम आएगी फ्रैक्शन, उसमें से एक उसको शेयर मिलता रहेगा, तो गवर्नमेंट टोकन हो सकता है। इसी तरह से सिक्योरिटी टोकन, जैसे शेयर बाजार है या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, तो शेयर बाजार क्या सिक्योरिटी हो गई ना, कि एक कंपनी है, कंपनी का हम कुछ शेयर के मालिक बन गए। समझ हमने टाटा स्टील का अगर हमने शेयर खरीद लिया, अगर मान लिया हमने 1% शेयर खरीद लिया, तो 1% का मालिक है, तो वो टोकन के रूप में भी अपने उस शेयर को टोकन के रूप में भी ला सकती है। ऐसे क्योंकि अभी पूरी तरह से इंडिया में रेगुलाइज नहीं है, तो अभी कोई भी कंपनी टोकन लेके नहीं आ रही, लेकिन ला सकती है। अगर इंडिया में कल रेगुलाइज हो गया तो टाटा स्टील क्या करेगी कि शेयर के बदले टोकन लेके आ जाएगी कि भाई हमारे टाटा स्टील में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप टोकन खरीद लो। तो इस तरह से सिक्योरिटी टोकन है। तो टोकन क्या हुआ कि इन सभी लोगों ने कोई भी अपना प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया और अपना टोकन बना दिया। ये टोकन कैसे बनाते हैं, ये बकायदा एक हम वीडियो बनाएंगे, जैसे हम लोग पहले बताया मैंने कि ये बकायदा ऑनलाइन ही हम इसको रजिस्ट्री कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इसमें हम प्लान आउट कर सकते हैं कि कैसे टोकन को बनाया जाए। तो इस तरह से टोकन जो है सो होते हैं डिफरेंट, करीब 15-16 टाइप के टोकन होते हैं, और भी होते हैं, जैसे गेमिंग टोकन है ना, बहुत सारे टोकन होते हैं। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो एक आपका कॉइन हो गया और एक आपका टोकन हो गया। कॉइन का मतलब कि जिसका अपना टेक्नोलॉजी हो, अपना ब्लॉकचेन हो या अपना कोई भी तरह का अपना टेक्नोलॉजी हो, अपना पूरा सिस्टम बना हुआ हो, टेक्नोलॉजी ना भी हो तो पूरा सिस्टम बना हुआ हो। एंड टोकन का मतलब, और चूंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये तो सब कुछ हवा में काम हो रहा है, तो हवा में तो सिस्टम से नहीं होगा ना, हवा में टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, ऐप चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, है ना, उसकी कोडिंग करने वाले लोग चाहिए होंगे, है ना, उसको मैनेज करने वाले लोग चाहिए होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट लोग हो सकते हैं। अब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सब उनके कोई स्टाफ नहीं है, आदमी अपना बिजनेस कर रहा है और उसके बदले माइनिंग कर रहा है, लेकिन लोग काम तो कर रहे हैं ना। तो एक कॉइन हो गया, और टोकन का मतलब जो इसके बिहाफ पे अपना कोई भी टोकन को लॉन्च कर सकता है। उस टोकन का मतलब कि वैल्यू, यानी टोकन को ऐसे समझिए कि एक टोकन का मतलब कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो रियल वैल्यू है वो क्या है। जैसे यूएसडीटी है, अब यूएसडीटी का मतलब क्या हुआ कि यूएसडीटी क्या कर रही है कि अगर एक यूएसडीटी है मतलब एक यूएस डॉलर के बराबर है, अगर एक यूएसडीटी है मतलब कि $1 के वो बराबर है, तो उसकी वैल्यू हो गई। इस तरह से बाइनेंस है, इसी तरह से है ना यूएसडीसी है, इस तरह से ईआरसी है, तो ये सभी टोकन्स हो गए।
तो इस टाइप से हम क्वाइन और टोकन में अंतर पहचानते हैं। तो हम पूरा समझेंगे कि भविष्य में जैसे हमें एनईएफटी में काम कर सकते हैं। जैसे हमें चांद पे देखा, अपना नाम सुना हो कि चांद पे लोग जमीन सेल कर रहे हैं। चांद पे जमीन कैसे सेल कर रहे हैं? वो एनईएफटी बनाकर सेल कर रहे हैं। उन्हें पूरा डिजाइन बना दिया, डिजाइन बना हवा में पूरा कॉन्सेप्ट बना दिया और उस कॉन्सेप्ट को लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना। मोनालिसा का पेंटिंग है, वो ट्रेड होती है, जो टोकन ट्रेड होती है, ये सब एनएफटी है। तो इस टाइप से पूरा एक क्वाइन और टोकन काम करता है। तो आशा है आपको पूरा समझ में आई होगी चीजें कि आखिर ये कैसे काम कर रही है ना। तो ये चूंकि देखिए हमारा मेन काम तो शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमको समझना चाहिए होगा, हमें उसमें समझना चाहिए। और क्रिप्टो भी उसी का एक पार्ट है। क्रिप्टो को हमें समझना चाहिए कि क्रिप्टो क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे हो रही है, तो हम पीछे नहीं सकते। आप बाकायदा क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकते, बहुत लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, है ना। तो इसमें बाकायदा प्लेटफॉर्म भी है, इंडिया का अपना प्लेटफॉर्म है ना। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, कभी और वीडियो में लोग समझेंगे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में एक पूरा सीरीज होगी, 1, 2, 3 से लेकर 15-20 वीडियो का पूरा सीरीज बनेगा, है ना। इसके साथ ही जो अपना एग्जिस्टिंग कोर्स है शेयर मार्केट का, अपना जो कोर्स है, उस कोर्स में एक हमारा कोर्स है एफडी शॉप के कोर्स हमारा है। तो इसमें क्या होता है, एफडी शॉप के अंदर क्या होता है, ऐसा आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। जो एफडी शॉप कोर्स है, इसके अंदर हम सब कुछ यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग फ्यूचर यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यूज कर सकते हैं, इसके अंदर बाकायदा पैसे को हम एफडी के थ्रू रोटेट करते हैं। तो ये सारा चीज़ है, इसमें बाकायदा हेजिंग होती है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर ये आपने कोर्स सीख लिया तो मार्केट कितना भी टूट जाए, मार्केट कितना भी गिर जाए, आपका लॉस लिमिटेड ही होगा। एक लिमिट के बाद आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पैसे को हेज करके रखेंगे, है ना। तो बाकायदा 2-2.5 लाख से स्टार्ट करके इस पर काम कर सकते हैं। अगर आपने एफडी शॉप कोर्स कर लिया तो 2-2.5 लाख रुपये आप मिनिमम से इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ से करके आप स्टार्ट करते हैं। हमें नहीं देना पैसा, आप खुद अपने ट्रेडिंग अकाउंट में खुद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम उसको कोर्स को सिखाएंगे, उस कोर्स को हम सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने पैसे को बाकायदा हेज करके मार्केट में काम कर सकते हो आराम से। 26, 27, 28, 30% से ऊपर ही आपका इसमें जो इनकम होता है वो बनता है। हमने वीडियो भी बनाई थी, टाटा स्टील में 5 साल के अंदर 5 लाख रुपए लगा करके 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। तो उसमें कहता है एफडी शॉप कोर्स का यूज किया गया है कि बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट गिरने लगता है तब हमें डर होता है, लेकिन अगर नीचे को हमारे हेजिंग है ना, और हेजिंग भी उसी पैसे से जो बाकायदा हमने शेयर खरीदा हुआ है, कोई हमें बाहर से पैसा लेकर नहीं आना। अगर हमने 2.5 लाख का शेयर खरीदा हुआ है तो उसी 2.5 लाख के शेयर से हम हेजिंग भी करेंगे, उसी 2.5 लाख के शेयर से बाकायदा अपने पैसे को ग्रो भी करेंगे। ये पूरा कोर्स में सिखाया गया है। तो अगर इस कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो आप हमें इस नंबर पे 8929633781 पे बाकायदा व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जो हमारे ऑफिसर्स होंगे आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छा कोर्स है, हमें लगता है कि एक बार तो आपको समझना चाहिए। ये जो पूरा डिटेल्स है वो हमारे वेबसाइट पे है, या जब हमें व्हाट्सअप आप करेंगे तो बाकायदा हम इसमें आपको पूरा डिटेल्स का बताएंगे। तो ये पूरा हमारा आज का सिस्टम था क्रिप्टो के बारे में। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर लगता है कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ में चीज़ें नहीं आई हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम 1 to 1 रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप हमें ये भी लिखें कि मैं तो चाह रहा हूँ क्रिप्टो के लिए अलग से चैनल ही बना दिया जाए। तो अगर ऐसा कुछ सुझाव आता है तो बाकायदा क्रिप्टो के लिए हम अलग से, क्योंकि ये बेसिकली चैनल हो शेयर मार्केट का है, तो क्रिप्टो के लिए हम अलग से चैनल ही बना सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सुझाव है तो आप हमें सुझाव भी लिखिए, है ना। और इस पूरे सीरीज को अगर आपने देख लिया, 15-20 वीडियो का लगभग सीरीज होगा, अगर पूरा आपने सीरीज को देख लिया तो क्रिप्टो का A to Z आपको समझ में आ जाएगा। क्रिप्टो बिल्कुल आपके लिए लगेगा कि हमने बहुत ही आसान लगेगा। अभी लगता है क्रिप्टो बहुत बड़ा चीज़ है ना, तो बहुत ही आसान लगेगा। तो एक बकायदा टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम यूज करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।